CH316-2। शौर्य ने सांझ के हाथ अपने कॉलर से हटकर कहा, अंडरस्को, अजीब जबरदस्ती है, एक तो इतने सालों बाद मेरी चाशनी मुझे मिली है और तुम हो कि चाहती हो कि मैं उसके साथ रोमांस भी ना करूं। अब चलो कबाब में हड्डी मत बनो, निकलो निकलो मेरे कमरे से। इतना कहकर शौर्य ने जानबूझकर सांझ को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। सांझ हैरानी से शौर्य को देख रही थी और शौर्य ने उसके सामने गेट बंद कर दिया। सांझ गुस्से में अपने पैर पटकने लगी और फिर खुद से ही गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये तो शर्माना भी वेस्ट हो गया, और फिर एकदम चिल्लाई, शिवाय। सांझ पूरी रघुवंशी इंडस्ट्रीज में शिवाय को ढूंढने लगी, लेकिन शिवाय उसे कहीं नहीं मिला। आखिरकार ढूंढते ढूंढते वो हर्षवर्धन के केबिन में आ गई। हर्षवर्धन ने सांझ को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? सांझ गुस्से में बोली, अंडरस्को, चाचू शिवाय कहाँ है? हर्षवर्धन के हाथ जो कि लैपटॉप पर चल रहे थे वो रुक गए। उसने सांझ को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है? शिवाय की तो बहुत डिमांड बढ़ रही है, वो रजावत हाउस गया हुआ है, आज अपनी छुईमुई को परमानेंट रघुवंशी मेंशन ले आएगा, उसके पास टाइम नहीं था इसलिए अभी चला गया। सांझ गुस्से में खुद से बोली, अंडरस्को, शिवाय ने मेरे प्यार का ब्रेक लगाकर खुद प्यार की नैया में डुबकी लगाने जा रहा है, बड़ा कमाल का बंदा है। शिवाय तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, उसी दिन कह देती तो इतना पछताना ना पड़ता। उस चुड़ैल ने शौर्य से क्या कह दिया कि शौर्य ने बिना सोचे समझे स्वीटी को चाशनी समझ लिया। अरे स्वीटी को मैंने गिलास में खोलकर नमक डालकर ना पिया तो मेरा नाम भी सांझ नहीं। सांझ गुस्से में अपने आप से ही बोले जा रही थी और हर्षवर्धन उसे ध्यान से देखकर उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, सांझ तुम ठीक हो? सांझ अपने सेंस में आई और बोली, अंडरस्को, हाँ चाचू मैं ठीक हूँ, मुझे तो ठीक ही रहना है, मैं खराब हो जाऊंगी तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, सबको तो अपने प्यार की पड़ी हुई है। सांझ गुस्से में बड़बड़ाती हुई हर्षवर्धन के केबिन से चली गई और हर्षवर्धन आंखें फाड़े सांझ को ही देख रहा था। हर्षवर्धन ने फिर खुद से कहा, अंडरस्को, कि शिवाय ने सबको पागल किया हुआ है, मुझे लगता है मुझे अपने ऑफिस के बराबर में एक पागलखाना भी खोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिवाय ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद शिवाय सीधा रजावत हाउस चला गया। वरदान और वंशिका भी अभी अभी रजावत हाउस पहुंचे थे, आखिर वो दोनों तो कॉन्टेस्ट के जज थे। शिवाय अंदर गया तो उसने देखा वरदान चेंज कर चुका था। वरदान ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, मैंने तो कहा था हमारे साथ ही चलो, लेकिन तुम ही कहने लगे कि नैना कपूर को जवाब देकर आना है, खैर चलो बैठो। शिवाय आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक शिवाय ऐसे ही बैठा रहा। वरदान भी अपना फोन चला रहा था और शिवाय भी, और तभी शिवाय ने चिल्ला कर कहा, अंडरस्को, मम्मी भेज दो, छुईमुई को घर भी जाना है। शिवाय इतने हक से बोल रहा था जैसे वो रोज ही अपनी ससुराल जाकर बैठता हो, और ये सुनकर वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने फिर से इरिटेट होकर कहा, अंडरस्को, मम्मी जी सुन रही हो? क्या कह रहा हूँ? सच में टाइम नहीं है मेरे पास, अभी जाकर ऑफिस का काम भी करना है। तभी वंशिका कमरे से बाहर आकर बोली, अंडरस्को, हाँ हाँ सुन रही हूँ दामाद जी, आपकी नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी? मेरा बेटा होता तो भी मुझे इतने हक से नहीं बुलाता जितने हक से आप बुलाते हो। अचानक ही शिवाय ने वंशिका की साड़ी का पल्लू पकड़कर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को, प्लीज मम्मी जी, जो भी छोटी मोटी रस्म है जल्दी से पूरी कर लो, फिर मैं छुईमुई को लेकर रघुवंशी मेंशन चला जाऊंगा, मुझे सच में बहुत सारा काम है। वंशिका ने शौर्य के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, हाँ हाँ चलो, पहले थोड़ी सी पूजा कर लो और उसके बाद डिनर करके आर्या को ले जाना। शिवाय के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो वंशिका के बताए हुए रीति रिवाज को फॉलो करने लगा। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। आर्या बहुत खुश थी कि वो फाइनली हमेशा के लिए शिवाय के साथ रहने रघुवंशी मेंशन चली जाएगी।
डिनर करने के बाद शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, अंडस्को, चलो चलते हैं। आर्या ने अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, अंडस्को, ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। शिवाय आर्या को देखने लगा। शिवान ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अंडस्को, तो कैसे जाओगी? आर्या बोली, अंडस्को, साड़ी पहनकर जाऊंगी है ना मम्मी। इतना कहकर आर्या ने वंशिका की तरफ देखा और वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने झुककर आर्या के कान में कहा, अंडस्को, अरे घर जाकर तो वैसे भी मुझे तुम्हारी साड़ी निकालनी है, तो साड़ी पहनकर क्या करोगी? तुम लोअर शर्ट में भी अच्छी लग रही हो, चलो ऐसे ही चलते हैं। आर्या को शिवाय की बातों पर शर्म भी आ रही थी और वो आंखें फाड़े शिवाय को देख भी रही थी। शिवाय ने फिर से बच्चा समूह बनाकर कहा, अंडस्को, आर्या प्लीज चलो, मुझे सच में बहुत काम है। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी और मुंह फुलाकर बैठ गई। वरदान ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, शिवाय क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो? अगर वो साड़ी पहनकर जाना चाहती है तो पहने दो ना, जहां इतना इंतजार किया आधा घंटा और सही। ये सुनते ही शिवाय बोला, अंडस्को, आपको किस एंगल से लगता है कि आधे घंटे में तैयार हो जाएगी? अरे आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ 2-2.5 घंटे से पहले तैयार होकर बाहर नहीं आएगी। आर्या भी मुंह फुलाकर बोली, अंडस्को, तो फिर मैं नहीं जा रही, मुझे भी दृष्टि दीदी की तरह अच्छे से तैयार होकर अपने ससुराल जाना है। शिवाय अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, अंडस्को, अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ और तैयार होकर आओ। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से भागती हुई अपने कमरे में गई। आधे घंटे तक शिवाय इंतजार करता रहा और फाइनली शिवाय का इंतजार खत्म हुआ। शिवाय की नज़र आर्या पर गई। आर्या अपनी साड़ी संभालती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आर्या ने सुर्ख लाल रंग की बनारसी की साड़ी पहनी थी और फुल मेकअप किया हुआ था। आज तो आर्या पहचान में नहीं आ रही थी। शिवाय की नज़र तो आर्या पर ही टिक गई। आर्या को ऐसे देखकर वंशिका और वरदान इमोशनल हो गए। वही शिवाय के दिल की धड़कन बढ़ गई। हल्का सा पानी शिवाय की आंखों में आ गया। शिवाय ने आर्या को पाने के लिए कितना कुछ नहीं किया था, कितना सब्र से काम लिया था, और आज आर्या उसकी आंखों के सामने ही थी। आर्या सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो वंशिका की आंखें छलक गई। वंशिका ने आर्या को गले लगा लिया और आर्या अपनी माँ के गले लगकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई। फिर आर्या माँ से अलग होकर बोली, अंडस्को, माँ आप तो रोने लगी, देखो तो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, है ना पापा? वरदान ने आर्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, हाँ मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है। आर्या बोली, अंडस्को, तो फिर पापा माँ को समझाइए ना, माँ तो रोने लगी। शिवाय ने वंशिका को समझाते हुए कहा, अंडस्को, देखिए मम्मी जी, ऐसे रोकर तो मेरी बीवी को मेरे साथ भेजिए मत। अगर इतनी ही बेटी की विदाई करते हुए दुख हो रहा है तो आप भी रघुवंशी मेंशन चलिए। ये सुनते ही वरदान ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय ने आंख मारकर कहा, अंडस्को, आप ऐसे क्या देख रहे हैं पापा जी? आप भी रघुवंशी मेंशन चलिए, मेरा मेंशन बहुत बड़ा है। वंशिका ने शिवाय के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, अंडस्को, बस बस ज्यादा डायलॉग मत मार, ले जा अपनी छुई मुई को, और खबरदार मेरी बेटी को परेशान किया तो। शिवाय ने कहा, अंडस्को, नहीं मम्मी जी, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, आपकी बेटी को पलकों पर बैठा कर रखूंगा। देखते ही देखते आर्या और शिवाय रजावत हाउस से चले गए। शिवाय ड्राइविंग तो कर रहा था लेकिन उसकी नज़र आर्या पर ही टिकी हुई थी। वहीं आर्या को तो इतराने से फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि आर्या सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने माथे पर भरकर सिंदूर लगाया था, जो उसकी खूबसूरती को दुगना कर रहा था। आर्या बार बार खुद को मिरर में देख रही थी और ये सब देखकर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, इतना तो इसे देखकर मैं पागल नहीं हो रहा जितना ये खुद को देखकर पागल हो रही है। थोड़ी देर बाद शिवाय ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। आर्या तो बहुत खुश थी, पर वो थोड़ा सा दुखी भी थी कि अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई है। शिवाय गाड़ी से उतरा
उसने आर्या को भी गाड़ी से उतरने के लिए कहा। दोनों गाड़ी से उतरकर मेंशन के गार्डन से होते हुए मेंशन के मेनन गेट पर आए, जहां पहले से ही दृष्टि आरती की थाली लेकर खड़ी हुई थी। दृष्टि ने शिवाय और आर्या दोनों की आरती उतारी, दोनों की बलाई ली, दोनों की नज़र उतारी। पूरी रघुवंशी फैमिली दोनों को ही देख रही थी। सांझ भी खड़े होकर गुस्से में शिवाय को घूर रही थी, लेकिन फिलहाल उसने उस मूवमेंट को खराब करना ठीक नहीं समझा। वो मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि वो शिवाय का सिर बाद में फोड़ेगी, अभी उसे अपनी आर्या के साथ मेंशन में अच्छे से आ जाना चाहिए। आरती उतारने के बाद दृष्टि ने थाली टेबल पर रख दी और आर्या को देखकर बोली, अंडस्को, अभी कलश पर पैर लगाकर और इस थाली के अंदर पैर रखकर अंदर आ जाओ। आर्या ये प्रोसेसिंग करती है उससे पहले ही शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और तभी वक्त थम सा गया, जैसे कि हिंदी टीवी सीरियल की तरह सबके चेहरे पर कैमरा फोकस होने लगा हो। सब धूम ताना नाना करने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिवाय ने आर्या को क्यों रोक लिया। कैमरामैन एक एक बंदे पर दो बार कैमरा ले जा रहा था, सबके इंप्रेशन चेंज हो गए थे। दृष्टि ने शिवाय को हैरानी से देखकर कहा, अंडस्को, ये क्या कर रहे हो? शिवाय, आज क्या अपनी छुई मुई को अंदर नहीं आने दोगे? शिवाय ने दृष्टि को देखकर कहा, अंडस्को, आने दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। दृष्टि हैरानी से शिवाय को देखने लगी और शिवाय झटके से घुटनों के बल बैठ गया। शिवाय ने दृष्टि के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, मुझे आपसे माफी मांगनी है भाभी। ये सुनते ही दृष्टि के दिल में अजीब से धक हो गई। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही शिवाय ऐसे व्यक्ति क्यों कर रहा है। दृष्टि ने कहा, अंडस्को, लेकिन माफी किस बात की? मुझसे क्यों माफी मांगना चाहते हो? देखो शिवाय भैया, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं कमजोर दिल की हूँ। शिवाय ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं भाभी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में माफी मांग रहा हूँ। आपको याद है, शौर्य आपको और आर्या को इसी घर से लेकर चला गया था। उस वक्त मेरी वजह से आपकी कितनी बेइज्जती हुई थी। सच कहता हूँ भाभी, उस वक्त नहीं पता था कि आर्या मेरी जान बन जाएगी और आप मेरे भाई की जान बन जाओगी। उस वक्त तो ना जाने गुस्से में क्या कुछ कहता चला गया, ना जाने आपको कितना उल्टा सीधा बोल दिया। हालांकि दिव्यांश ने मुझे उस वक्त मारा था, लेकिन फिर भी मुझे आप पर, शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बिना ये सोचे समझे कि आपकी और शौर्य की तो कोई गलती ही नहीं थी और मैं आप दोनों को ब्लेम करने लगा। शिवाय अब भी हाथ जोड़े दृष्टि के सामने ही बैठा था। शिवाय जैसे जैसे बोल रहा था, दृष्टि को वो पल याद आ गया जब वो सच में बेइज्जत होकर रघुवंशी मेंशन से गई थी। दृष्टि की आंखों में हल्का सा पानी दिया गया। दृष्टि ने शिवाय से कहा, अंडस्को, जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब आप खड़े हो जाइए, आप ऐसे बैठे हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा भैया, खड़े हो जाइए। शिवाय ने नामी गर्दन हिलाकर कहा, अंडस्को, पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। दृष्टि ने कहा, अंडस्को, कैसी बातें करते हो भैया, मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आपको अपनी गलती तो दिखाई देती है, लेकिन आपकी वजह से आज मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है। आर्या ठीक हो गई, आपकी वजह से मेरे और मिस्टर रघुवंशी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। आपकी वजह से शौर्य उस नीच रणविजय सिंह राणा के कैद से आज़ाद हो गया। आपकी वजह से मेरे बुआ जी और फूफा जी दोनों साथ में है। ये सब आपकी वजह से हुआ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप खड़े हो जाइए। शिवाय भैया, हमेशा याद रखना, अगर वह पल नहीं आता तो आज ये पल भी नहीं आता। CH 317 पेंथा की माफी। शिवाय दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि शिवाय को, शिवाय के चेहरे पर इस वक्त दर्द के भाव थे, वही दृष्टि की तो आंखें लगभग छलक ही गई थी। शिवाय काफी दिनों से दृष्टि से माफी मांगने की सोच रहा था, लेकिन उसके अंदर दृष्टि से माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज जब दृष्टि ने उन दोनों का वेलकम किया तो अचानक ही शिवाय ने उससे माफी मांग ली।
जब तक शिवाय दृष्टि से माफी नहीं मांगता तब तक उसके दिल में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेचैनी घर करके बैठी हुई थी और वो जानता था कि जब तक वो दृष्टि से माफी नहीं मांगेगा तब तक वो बेचैनी खत्म नहीं होगी। लेकिन आज माफी मांगने के बाद शिवाय के दिल पर जो बोझ था वो उतर गया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, चलो अब क्या दरवाजे पर खड़े रहोगे, चलो अंदर चलो। आर्या ने चावल के कलश में पैर मारा और फिर अपने दोनों पैर रोली की थाली में डुबाए और फिर अपने पैरों की छाप छोड़ती हुई मेंशन के अंदर आ गई और शिवाय भी मेंशन के अंदर आ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। दृष्टि अपने कमरे में गई, तब तक दिव्यांश ने देव को सुला दिया था। दृष्टि जाकर दिव्यांश के गले लगाकर रोने लगी। दिव्यांश को इतना तो समझ आ रहा था कि दृष्टि इसलिए रो रही है क्योंकि शिवाय ने उसे वो सब कुछ याद दिला दिया जिसे वो याद नहीं करना चाहती थी। दिव्यांश ने दृष्टि को संभालते हुए कहा, अंडरस्को, दृष्टि अब क्यों रो रही हो? अब तो शिवाय ने अपने किए पर माफी भी मांग ली। दृष्टि बोली, अंडरस्को, इसीलिए तो रो रही हूँ, क्या जरूरत थी उन्हें सबके सामने मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगने की? दिव्यांश ने दृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, दृष्टि तुम्हें पता है शिवाय में बहुत क्वालिटी है और एक क्वालिटी ये है कि वो किसी का दिल दुखाकर चैन से नहीं रह सकता। वो जानता था कि उसने कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल दुखाया है और इसीलिए वो अपने किए की माफी मांग रहा था। मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी गलत किया, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम शिवाय को अपने सामने घुटनों पर नहीं देख सकती। अब शांत हो जाओ। दूसरी तरफ शिवाय लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और आर्या उसके सामने बैठी हुई उसे घूर कर देख रही थी। शिवाय जानता था कि आज आर्या को उसके साथ वक्त बिताना है, लेकिन शिवाय का काम सच में बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वह लैपटॉप में बिजी था। आर्या बहुत देर तक शिवाय को ऐसे ही देखती रही, फिर उसने लैपटॉप छीना और उसे बंद करके टेबल पर रख दिया और शिवाय की गोद में जाकर बैठ गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, आर्या प्लीज दूर हो जाओ वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। जाओ जल्दी चेंज करके सो जाओ, मुझे काम करना है। आर्या ने शिवाय को अपनी तरफ खींचा और शिवाय का माथा आर्या के माथे से लग गया। आर्या ने अपनी नाक शिवाय की नाक से हल्का सा रब करके कहा, अंडरस्को, शर्म नहीं आती? आज दुल्हन पहली बार घर आई है और आप हैं कि काम डूब गए। शिवाय ने अपना एक हाथ आर्या की कमर पर लपेट दिया और खुद से सटाते हुए कहा, अंडरस्को, छुई मुई डूबना तो मैं काम में चाहता हूँ लेकिन सच में काम बहुत ज्यादा है। चलो जाकर सो जाओ वरना फिर मत कहना यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। शिवाय की बात सुनकर आर्या ने अपना सिर शिवाय के सीने पर रखा और अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे यही सोना है, मुझे सुला दो, उसके बाद काम कर लेना। शिवाय ने फिर आर्या के माथे को सहलाना शुरू कर दिया। आर्या भी शिवाय की बाहों की गर्माहट में खो गई। धीरे धीरे आर्या नींद की आगोश में चली गई। शिवाय ने आर्या को उठाया और बेड पर लेटा दिया। आर्या ने अब भी अपनी साड़ी पहनी हुई थी। शिवाय ने झुककर आर्या के माथे को चूम लिया और फिर से उसके बालों को हल्का सा सलाहकार कहा, अंडरस्को, सच में मेरी छुई मुई रेड कलर में बहुत सुंदर लगती है, बस अब तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इतना कहकर शिवाय ने आर्या के गाल पर किस किया, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके अपना काम करने लगा। शिवाय अपना काम कर रहा था लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ पेंथर, उसे तो बेचैनी हो रही थी। उसे डैनी की बात याद आ रही थी कि डैनी आज रात पूर्वी को प्रपोज करेगा। पेंथर को पता था कि डैनी ऐसा कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसका दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए वो रघुवंशी मैंशन से निकलकर गार्डन से होता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया और फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। पेंथर ने अगले पल गाड़ी उस रेस्टोरेंट के बाहर रोकी जिस रेस्टोरेंट का पता डैनी ने उसे बताया था। पेंथर गाड़ी से उतरा और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। पेंथर ने सिंपल सा लोअर शर्ट पहना हुआ था, लेकिन उसके माथे पर बहुत ज्यादा टेंशन थी। पेंथर ने आसपास नजर घुमाई तो ना तो उसे डैनी मिला और ना ही पूर्वी। पेंथर खुद में ही बोला,
अंडरस्को, मुझे लग ही रहा था कि डैनी ने मेरा बेवकूफ़ बनाया है, मैं भी ना डैनी की बातों में आ गया। इतना कहकर पैंथर जाने लगा और तभी वो एक वेटर से टकरा गया। वेटर ने कहा, अंडरस्को, अरे सर आपका नाम पैंथर है ना? पैंथर ने हाँ में गर्दन हिला दी। वेटर बोला, अंडरस्को, सर वो आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो रेस्टोरेंट की बैक साइड में है। एक्चुअली रेस्टोरेंट की बैक साइड में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, वहाँ हम कपल के लिए अरेंजमेंट करवाते हैं, आप जाकर उनसे मिल लीजिए जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। पैंथर तो आंखें फाड़े उस वेटर को देख रहा था और सोच रहा था इसे कैसे पता। फिर उसने खुद से ही खुद को जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, हो ना हो ये सब डैडी ने करवाया होगा। डैनी जानता था कि मैं यहाँ आऊँगा। अगर आज डैनी पूर्वी को प्रपोज करता हुआ दिखा तो साले को जान से मार दूंगा। पैंथर तेज कदमों से रेस्टोरेंट की बैक साइड में गया, जहाँ एक ओपन रेस्टोरेंट था। वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर डेकोरेट था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्पेशल कपल के लिए वहां डेकोरेशन की गई हो। पैंथर डेकोरेशन को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रहा था। पैंथर ने आसपास नजर घुमाई तो उसे वहां एक लड़की दिखाई दी, जिसने वाइट कलर की बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। वो एक फ्लावर प्रिंट गाउन था। पैंथर को उस लड़की की बैक दिखाई दे रही थी। पैंथर को समझते देर नहीं लगी कि यही पूर्वी है। पूर्वी को ऐसे देखकर पैंथर का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। पैंथर ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, पूर्वी तुम तो सच में बहुत बुरी निकली। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे रास्ते में छोड़कर ही डैनी के साथ आगे बढ़ गई और एक मैं हूँ पागल जो खुद को कोसता रहा, खुद को गाली देता रहा, खुद को ही इस रिश्ते में सबसे बड़ा गुनहगार मानता रहा। तभी उस लड़की के पास एक लड़का आया, जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। पैंथर उस लड़के की भी बैक देख रहा था, लेकिन पैंथर समझ गया कि वो लड़का डैनी ही है, क्योंकि डैनी ने सुबह कहा था कि वो पूर्वी को आज प्रपोज कर देगा। पैंथर जहां से देख रहा था वहां से वो कपल थोड़ा दूरी पर था। पैंथर देखता रहा और डैनी अपने एक घुटने पर बैठकर पूर्वी को प्रपोज करने लगा। डैनी के हाथ में एक छोटी सी रिंग थी। उस लड़की ने भी उस लड़के से वो रिंग पहन ली। अब तो पैंथर से देखा नहीं गया और वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी आगे गया और उसने बिना सोचे समझे उस लड़के के मुंह पर एक पंच मार दिया। वो लड़का तो पहले ही घुटनों के बल बैठा हुआ था, पंच लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। उस लड़के ने पलटकर पैंथर को देखा तो पैंथर की आंखें हैरानी से फैल गई। ना तो वो लड़की पूर्वी थी और ना ही वो लड़का डैनी था। पैंथर कुछ समझ पाता उससे पहले ही पैंथर के मुंह पर भी एक पंच लगा। पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया। पैंथर ने गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया जिसने उसे पंच मारा था और उसे मारने के लिए हाथ उठाने लगा और लगभग उसे मार भी दिया, लेकिन उस लड़के ने पैंथर का हाथ वही पकड़ लिया। वो कोई और नहीं डैनी था। पैंथर ने डैनी को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और डैनी की आंखों में भी गुस्सा उतना ही था जितना पैंथर की आंखों में। डैनी ने पैंथर के पकड़े हुए हाथ को झटकते हुए कहा, अंडरस्को, खुद को समझता क्या है? बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा गुंडा है, मुझे मारेगा, मार सकता है मुझे। इतना कहकर डैनी ने एक और पंच पैंथर के मुंह पर जड़ दिया और पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वो कपल वहां से चला गया। डैनी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे। इस वक्त डैनी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। पैंथर उठा और डैनी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो डैनी ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडरस्को, पैंथर मैं मारने पर आया तो तेरी 276 हड्डियां 306 हो जाएगी। साले कुत्ते कमीने, तू खुद को समझता क्या है? एक लड़की तेरे पीछे पीछे 1 साल से पागल है और तू है कि उसे अपनाने की बजाय उस पर शक करके यहाँ आ गया। मैंने तुझे मजाक में कह दिया कि मैं पूर्वी को प्रपोज करूंगा और तूने मान भी लिया और यहाँ देखने आ गया। और जब ऑलमोस्ट तुझे गलतफहमी हो ही गई तो तेरे अंदर का प्यार भर आया। तुझे शर्म नहीं आई कभी सोचा कि तूने पूर्वी को कितना इग्नोर किया है? प्यार के जज्बात क्यों जगाए? चल मान लेता हूँ कि तू मेरी बातों में आ गया,
लेकिन अपने प्यार पर तो विश्वास रखता, अपनी पूर्वी पर विश्वास रखता। जिस लड़की ने 1 साल तक अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं दिया, वो क्या अब आने देगी? लेकिन तुझे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मरे जिए रोए कुछ भी करें, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अनाथ है ना, लेकिन तुझे तो फिर भी रघुवंशी फैमिली ने अपना रखा है। पूर्वी के बारे में सोचा कभी? वो तो बिल्कुल ही अनाथ है। उसका कौन है? कोई भी नहीं। इस शैतानों की दुनिया में वो लड़की अकेली रहती है और खुद को इस जंगल के भेड़ियों से बचाती भी है। और जब वो तेरे साथ अपने सपने देखने लगी तो तूने भी उसे अकेला छोड़ दिया। एक बार नहीं सोचा तूने कि वो अकेली रहती है, उसके साथ कुछ हो गया तो? अब आया है यहाँ सच्चे आशिकों की तरह नज़ारे देखने। डैनी वहाँ से वापस जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और फिर पैंथर की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, पैंथर अब भी वक्त है। पूर्वी से जाकर माफ़ी मांग लो और जितनी जल्दी हो सके पूर्वी से शादी कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जब कुछ समझ आए तब तक वो भी तुमसे बहुत दूर चली जाए। डैनी अपनी बात कहकर चला गया। डैनी रेस्टोरेंट से होता हुआ पार्किंग एरिया में गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हुआ खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, पता होता कि 2 पंच में मान जाएगा तो कब का इसका मुंह तोड़ देता। वही पैंथर जहां खड़ा था, वही घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। गलती तो उसे पहले भी रियलाइज हो रही थी, लेकिन सामने से कोई कहने वाला नहीं था। आज अब डैनी ने उसे इतना कुछ कहा तो उसे समझ आया कि उसने पिछले 1 साल से पूर्वी के साथ कितना गलत कर दिया। थोड़ी देर में बारिश आने लगी। पैंथर बारिश में भीगता रहा। पैंथर को पूर्वी के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ गए। पैंथर को अब लग रहा था कि इन सब में पूर्वी की तो कहीं गलती ही नहीं थी, सारी गलती तो पैंथर की थी। पहले पैंथर पूर्वी के पीछे पड़ा, जब पूर्वी पैंथर से प्यार करने लगी तो इतनी सारी ट्रेजेडी हो गई, और अब जब पूर्वी चाहती है कि पैंथर उसकी जिंदगी में वापस आ जाए तो पैंथर उसकी जिंदगी से दूर चला गया। और यही सब सोचता सोचता पैंथर के अंदर तो जैसे जान ही खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक वेटर छतरी लेकर आया और पैंथर के पास जाकर बोला, अंडस्को, सर बारिश हो रही है, अंदर चलिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। उस वेटर के कहने से पैंथर टूट गया और उस वेटर के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ गया और फिर वो पार्किंग एरिया से होता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। और थोड़ी देर बाद पैंथर ने गाड़ी पूर्वी के फ्लैट के बाहर रोकी। पैंथर पूर्वी के फ्लैट को देख रहा था, जहां पूर्वी बालकनी में खड़ी हुई थी। पैंथर ने टाइम देखा तो रात के 11 o'clock बज रहे थे और पूर्वी अब तक सोई नहीं थी। पूर्वी का चेहरा ही बता रहा था कि वो कितनी उदास है। CH-318 मिस्टर हर्षवर्धन यही नाम है ना तुम्हारा? पैंथर अपने आप को समझाकर जैसे तैसे गाड़ी से उतरा और वो पूर्वी की फ्लैट की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे पैंथर चल रहा था, पैंथर के दिल की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पैंथर को लग रहा था कि पूर्वी उसे जी भर कर सुनाएगी। आखिरकार पैंथर ने गलती भी तो बहुत बड़ी की थी। पैंथर जैसे तैसे पूर्वी के फ्लैट के गेट के पास खड़ा था, लेकिन बेल बजाने की हिम्मत पैंथर के अंदर नहीं थी। पैंथर ने आंखें बंद की और उसके कानों में डैनी की बातें घूमने लगी। डैनी ने एक एक बात सच कही थी। इस रिश्ते में सबसे ज्यादा दुख पूर्वी को ही हुआ था। पैंथर ने अपने आप को तैयार किया और पूर्वी के फ्लैट की बेल बजाई, लेकिन पूर्वी ने गेट नहीं खोला। पैंथर ने एक बार फिर हिम्मत करके बेल बजाई और इस बार पूर्वी ने कुछ सेकंड बाद गेट खोल दिया। पूर्वी ने पैंथर को देखा, पैंथर ने पूर्वी को। दोनों के चेहरे पर एक उदासी थी। पैंथर पूर्वी को देख रहा था और तभी पूर्वी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। पैंथर ने हिम्मत करके कहा, अंडस्को, आई एम सॉरी पूर्वी। पैंथर ने इतना ही कहा था कि पूर्वी जल्दी से 2 कदम आगे आई और उसने पैंथर को गले लगा लिया। पैंथर ने भी कसकर पूर्वी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। पूर्वी का रोना तेज हो गया। पूर्वी रोती रही और पैंथर पूर्वी पर अपनी बाहें कसता गया। आंसू की 2 बूंद तो पैंथर की आंखों से भी गिर गई। पैंथर ने अपनी आंखें बंद की और उसे वो पल याद आने लगा जब पूर्वी रणविजय सिंह राणा की कैद में थी और पैंथर ना चाहते हुए भी रणविजय सिंह राणा के बताए हुए काम को करने लगा।
पेंथर की आंखों में वो सारा पल एक रील की तरह घूम रहा था। पेंथर ने आंखें खोली और पूर्वी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमकर बोला, अंडस्को, पूर्वी प्लीज माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था मेरे स्वार्थ की वजह से रघुवंशी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तुम तो जानती हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ है रघुवंशी फैमिली है और इसीलिए उस फैमिली को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। तुम समझ रही हो ना पूर्वी, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। पूर्वी कुछ नहीं बोली, वो फिर से पेंथर के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। पेंथर बुरी तरीके से गिला हो गया था और पूर्वी भी पेंथर के गले लगकर गीली हो चुकी थी। फाइनली शिवाय और डैनी के थोड़े से एफर्ट्स लगाने से पेंथर के जो जज्बात उसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे, वो बाहर आ गए थे। पेंथर ने एक बार फिर पूर्वी को खुद से दूर किया और फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, अंडस्को, बताओ ना पूर्वी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हम दोनों मिलकर एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं? क्या तुम मेरी गलती को भूल जाओगी? पूर्वी कुछ नहीं बोली, उसने अपने एक हाथ से अपने दोनों गाल के आंसू पोंछे और खींचकर एक थप्पड़ पेंथर के मुंह पर जड़ दिया। पेंथर का चेहरा एक साइड हो गया और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पूर्वी को गले लगा लिया। लेकिन पूर्वी पेंथर को खुद से दूर करने लगी और उसे मारने लगी। पूर्वी ने पेंथर को तब तक मारा जब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो गया और पेंथर उसने तो पूर्वी पर अपनी पकड़ ढीली ही नहीं होने दी। वही आधे घंटे बाद पूर्वी किचन में पेंथर के लिए खाना बना रही थी और पेंथर लोअर टी शर्ट पहनकर किचन में आ रहा था। पेंथर के हाथ में एक टॉवल था जिससे वो अपने बाल पोंछ रहा था। पेंथर किचन में आया, उसने पूर्वी को पीछे से गले लगा लिया और उसकी गर्दन को चूम कर कहा, अंडस्को, क्या बना रही हो? पूर्वी ने कहा, अंडस्को, जहर बना रही हूँ, थोड़ा तुम खाना, थोड़ा मैं खाऊंगी, दोनों मर जाएंगे। पेंथर ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अंडस्को, अब तो तुम जहर भी खिलाओगी तो खा लूंगा। बहुत गलतियां कर ली, बहुत भाग लिया तुमसे, अब नहीं भागूंगा, कल ही जाकर चाचू से हमारी शादी की बात करूंगा। पूर्वी ने पेंथर को माफ तो कर दिया था, लेकिन वो अब भी थोड़ा सा पेंथर से नाराज थी और तभी पेंथर ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दूसरी तरफ हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। पहले तो हर्षवर्धन ने फोन इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत रात हो गई थी, लेकिन फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। फाइनली हर्षवर्धन ने फोन उठाया। हर्षवर्धन हेलो बोलता उससे पहले ही एक आदमी ने दूसरी तरफ से कहा, अंडस्को, मिस्टर हर्षवर्धन यही नाम है ना तुम्हारा? हर्षवर्धन ने हैरानी से अपने मोबाइल को देखा और फिर काम पर लगा लिया। हर्षवर्धन कुछ कहता उससे पहले ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अंडस्को, कल मैं इसी वक्त फोन करूंगा और मुझे बताना क्या तुम्हारा नाम सच में हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने मोबाइल देखा और फिर कट कर दिया। हर्षवर्धन फिर से अपने काम में लग गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। आज कॉन्टेस्ट का दूसरा दिन था। सॉरी मॉडल अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी, हीर भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और तभी वहां हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन को देखकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने पीछे से हीर को गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। हीर ने अपना एक हाथ पीछे किया और हर्षवर्धन के गाल को टच करके कहा, अंडस्को, क्या हुआ पीहू की डैडी? हर्षवर्धन ने आंखें बंद की हुई थी। उसने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडस्को, कुछ नहीं हुआ पीहू की मम्मी, बस जल्दी से ये सब खत्म हो जाए और तुम हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन आ जाओ। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। तुम्हें पता है अब तो शिवाय भी आर्या को लेकर घर आ गया और कल पेंथर ने भी पूर्वी से माफी मांग ली। सबकी जिंदगी सेट हो गई, बस मैं ही हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हीर पलट गई और हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया। हीर समझ रही थी कि हर्षवर्धन इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। हीर तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन हर्षवर्धन नहीं करता था। हर्षवर्धन के ऊपर पूरी रघुवंशी फैमिली की जिम्मेदारी थी,
लेकिन कोई उसे भी चाहिए था जो उसे संभाल ले, और हीर के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। हर्षवर्धन को इतनी हीर की याद नहीं आती थी जितनी उसकी बनाई हुई चाय की याद आती थी। इतना वो हीर से प्यार नहीं करता था जितना वो हीर की आदत से प्यार करता था। चाहे हर्षवर्धन हीर से बात ना करे, लेकिन वो चाहता था कि हीर उसके आसपास ही रहे। थोड़ी देर तक हर्षवर्धन हीर दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे, और थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के होठों पर रख दिए। दूसरी तरफ सांझ शिवाय के केबिन में खड़ी हुई थी और शिवाय फोन में लगा हुआ था। सांझ वेट कर रही थी कि शिवाय फोन कब कट करे, और फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद शिवाय ने सांझ की तरफ देखा तो सांझ 2 कदम शिवाय की तरफ बढ़ी और शिवाय 4 कदम पीछे हट गया। सांझ ने कहा, अंडरस्को, शिवाय तुम्हारी वजह से शौर्य मेरे हाथ से निकल गया। उस दिन मैं शौर्य को बता देती तो वो स्वीटी शौर्य के आसपास नहीं भटकती, लेकिन अब वो स्वीटी शौर्य के आसपास भटकती रहती है और शौर्य उसे अपनी चाशनी समझता है। इतना कहकर शिवाय के मेनन टेबल के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और शिवाय सांझ के आगे आगे चल रहा था। हालांकि सांझ शिवाय को मारती नहीं, फिर भी उसे डर लग रहा था। शिवाय बोला, अंडरस्को, देखो सांझ, समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया। उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी और अब भी तुम यहाँ हो। जाओ, जाकर एंकरिंग करो, थोड़ी देर में कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। सांझ गुस्से में बोली, अंडरस्को, शिवाय पहले ये बताओ तुम खुद को इतना स्मार्ट क्यों समझते हो? तुम्हारे रोकने की वजह से वो स्वीटी मेरे शौर्य को चुरा कर ले गई। जब तुम्हें पता है कि मैं ही शौर्य की चाशनी हूं तो शौर्य को जाकर सच क्यों नहीं बोला? शिवाय टेबल के चारों ओर घूमता हुआ बोला, अंडरस्को, अरे मैंने बताया था उसे, मतलब मैं उसे बताने गया था, लेकिन मैंने जब शौर्य और स्वीटी को साथ में देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। स्वीटी उसकी चाशनी और शौर्य उसका नमक, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तो इमोशनल हो गया और फिर मुझसे उसे सच बताया नहीं गया। तुम खुद देखो वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपना प्यार सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। सांझ गुस्से में बोली, अंडरस्को, शिवाय मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। मैं कोई महान देवी नहीं हूँ जो अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दूंगी। शिवाय बोला, अंडरस्को, अच्छा मत करना, लेकिन फिलहाल तो चली जाओ, एंकरिंग कर लो। सांझ ने गुस्से में शिवाय को देखा और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी टक्कर शौर्य से हो गई। शौर्य को देखते ही सांझ ने जो अपना गुस्सा दबाया हुआ था वो बाहर आ गया और उसने फिर से शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडरस्को, आंखें हैं कि बटन देखकर नहीं चल सकते? उस स्वीटी के प्यार में इतना अंधा होने की भी जरूरत नहीं है। आंखें खोलकर देख लो, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। इतना कहकर सांझ तो चली गई। उसके जाते ही शिवाय और शौर्य दोनों को जोर जोर से हंसने लगे। शिवाय ने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, बहुत हुआ यार, क्यों परेशान कर रहा है? तेरे लिए तो वो सारी दुनिया से लड़ लेगी और तू है कि उसी से लड़ रहा है। शौर्य ने हामी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, अच्छा सांझ की साइड ली जा रही है। सांझ ने मेरा कितना बेवकूफ़ बनाया। कॉलेज में 3 साल तक मुझे गिफ्ट भेजती रही, लेकिन एक बार भी सामने नहीं आई। वो तो छोड़ो, इसे डाउट था कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, तब भी उसने मुझे नहीं बताया। उस दिन जब मैं रघुवंशी मेंशन रुका था, मेरे ही सामने खुशी के मारे पागलों की तरह नाच रही थी। कभी बेड पर कूदती, कभी कहीं कूदती, कभी सोफे पर चढ़ती, लेकिन तब भी नहीं बताया कि यही मेरी चाशनी है। अब मेरा भी बदला लेना तो बनता है ना? शिवाय हंसता हुआ बोला, अंडरस्को, बस कर दे, शौर्य मर जाएगी वो। शौर्य ने कहा, अंडरस्को, नहीं शिवाय मरेगी नहीं। शौर्य राजपूत है ना, उसके साथ और हमेशा रहेगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरी चाशनी ने मुझे बहुत परेशान किया है। वहीं दूसरी तरफ हीर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने अपनी ड्रेस देखी और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई।
हर्षवर्धन अब जा चुका था। वो ड्रेस पहनकर बाहर आई, लेकिन उस ड्रेस पर कच्ची सिलाई थी। हीर ने जैसे ही वो पहनी वो ड्रेस फट गई। हीर की आंखें हैरानी से फैल गई। हीर फटी हुई ड्रेस को देख रही थी, वो पहनने लायक नहीं रही। हीर को भी समझते देर नहीं लगी कि नैना ने ये सब जानबूझकर किया है। हीर को थोड़ा सा गुस्सा आया, हालांकि हीर के नेचर में गुस्सा करना नहीं था। फिर भी उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, अंडरस्को नैना कपूर, तुम्हारी ऐसी ओछी हरकत करने से मैं हार नहीं जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी छिछोरी हरकत करके मुझे कैटवॉक करने से रोक लोगी, तो ऐसा नहीं होगा। हीर अपनी ड्रेस को देख रही थी। वो ड्रेस दिखने में बहुत सुंदर थी। वो एक गाउन था। हीर बहुत देर तक उस ड्रेस को देखकर सोचती रही कि आखिर वो इस ड्रेस को कैसे कामयाब करें। हीर ने अपना फोन उठाया और हर्षवर्धन को कॉल किया, लेकिन हर्षवर्धन कॉन्टेस्ट में बिजी था, इसीलिए कॉल पिक नहीं कर पाया। हीर ने फिर शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय ने भी ही का फोन नहीं उठाया। अब तो हीर को और ज्यादा टेंशन होने लगी। वो बार बार अपनी ड्रेस को देख रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने ड्रॉर में से कैंची निकाली। वहीं दूसरी तरफ नैना कपूर रैंप पर जाने के लिए तैयार थी। नैना कपूर ने मन ही मन कहा, अंडरस्को शिवाय रघुवंशी, तुम खेलो फेयर गेम, लेकिन मैं नहीं खेलती। आज तो मैं डबल गेम खेलूंगी। अगर मेरा एक प्लान फेल भी हो गया तो भी हिना बाजवा मेरे दूसरे प्लेन से बच नहीं सकती। आज तो मैं हिना बाजवा को सबके सामने बेइज्जत करूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हिना को बेइज्जत होते हुए देखते रहोगे, लेकिन चाहकर भी एक्शन नहीं ले पाओगे। इस बार सवाल में नहीं, ऑडियंस तुमसे करेगी। थोड़ी देर बाद नैना कपूर रैंप पर वॉक करने चली गई और उसके बाद जाना था हिना बाजवा को। क्या करेगी नैना कपूर? कौन है जो हर्षवर्धन को फोन करके परेशान कर रहा है? CH-319 शिवाय का जवाब। नैना कपूर कैटवॉक करके चली गई। सब हिना बाजवा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हिना बाजवा अब तक नहीं आई थी। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और तभी सांझ ने अनाउंसमेंट की, अंडरस्को हिना बाजवा प्लीज स्टेज पर आइए। लेकिन हिना बाजवा वहां नहीं आई। सांझ हर्षवर्धन को देखने लगी और हर्षवर्धन भी सांझ को ही देख रहा था। दोनों ने अपने अपने फोन चेक किया, जिसमें हीर की बहुत सारी मिस कॉल थी। हर्षवर्धन हीर को कॉल बैक करने लगा और तभी रैंप पर हिना बाजवा की एंट्री हुई। हर्षवर्धन का ध्यान स्टेज पर नहीं था। वंशिका ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को आ गई हीर, टेंशन मत लो, देखो कितनी सुंदर लग रही है। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हीर ने पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो सिल्क कपड़े में थी। हीर की ड्रेस अलग ही लग रही थी और काफी अट्रैक्टिव भी लग रही थी। हीर ने अपनी समझ से उस ड्रेस को ठीक कर लिया था और उसे पहनकर कैट वॉक करने आ गई। सबकी नज़र हीर पर ही टिकी हुई थी। हीर सच में उस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेस सबकी ड्रेस से बिल्कुल अलग थी। ना तो वो कहीं से चिप लग रही थी और ना ही कहीं से हीर का बदन उसमें दिख रहा था। और ये सब देखकर नैना कपूर का दिमाग खराब हो गया। नैना कपूर ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ खुद से कहा, अंडरस्को कोई बात नहीं हिना बाजवा, मेरे अगले वार के लिए तैयार रहना। हीर कैटवॉक करती हुई हर्षवर्धन के करीब गई। उसने एक नज़र हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने पलकें झपका दी। हीर ने भी पलकें झपका दी। हीर जैसे ही मुड़कर जाने लगी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें एक छोटी सी क्लिप चल रही थी। उस क्लिप में हर्षवर्धन हीर को किस कर रहा था और ये सब देखकर हीर की आंख से एक आंसू टपक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पर्सनल मोमेंट ऐसे सबके सामने आएंगे। अकेले हीर नहीं थी जो उस क्लिप को देखकर हैरान थी। हर्षवर्धन, वंशिका, वरदान और सांझ भी उस क्लिप को देखकर हैरान थे। वो क्लिप उस दिन की थी जब हीर का पैर मुड़ गया था और हर्षवर्धन उसे दिलासा देने उसके कमरे में आया था। हीर उस क्लिप को देख रही थी। उसकी आंसुओं की स्पीड और ज्यादा हो गई। हीर बहुत शर्मीली लड़की थी। हर्षवर्धन ये बात जानता था। हीर अपनी गर्दन झुकाकर रोने लगी। अब तो उसके अंदर जान ही नहीं थी कि वो वहां से चली जाए। वो ऐसी की ऐसी ही खड़ी रही।
हर्षवर्धन हीर के पास जाना चाहता था, लेकिन वरदान ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिलाकर धीरे से बोला, अंडरस्को, अभी मत जाओ, बात और बिगड़ जाएगी। हर्षवर्धन ने वरदान का हाथ अपने हाथ से छुड़वाते हुए कहा, अंडरस्को, राजावत साहब, सिचुएशन जो भी हो, मैं अपनी हीर को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी हीर ने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। जो लड़की किसी के सामने आंखें नहीं उठाती, वो लड़की कैटवॉक करती हुई इस रैंप पर चल रही है और आप चाहते हैं कि मैं उसका साथ छोड़ दूं। वरदान ने भी हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि शिवाय के होते हुए हीर अकेली रह सकती है? मुझ पर ना सही, अपने भतीजे पर तो विश्वास करो। वो देखो, शिवाय वहीं खड़ा है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शिवाय सब कुछ संभाल लेगा। हर्षवर्धन ने स्टेज पर देखा तो वहां शिवाय सांझ के पास ही खड़ा हुआ था। वो क्लिप खत्म हो गई। हीर धीरे से एक कदम आगे चली और तभी ऑडियंस में से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को, अब क्यों रो रही हो? तुमने तो कॉन्टेस्ट के जज को ही पटा रखा है, अब तो तुम ही ये कॉन्टेस्ट जीत होगी। हद होती है तुम्हारे जैसी लड़कियों की जो जीत के लिए कुछ भी करती हैं। हीर का रोना और तेज हो गया। इतने में एक और आदमी बोला, अंडरस्को, अरे ऐसी औरतों की वजह से तो मिडिल क्लास लोग अपनी बेटियों को मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया में नहीं भेजते, क्योंकि वो जानते हैं कि कई औरतों ने मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया को गंदा किया हुआ है। ऐसी औरतें जीतने के लिए कुछ भी करती है। शक से तो इतनी मासूम लगती है, लेकिन मासूम होती नहीं। हीर का रोना और तेज हो गया। हीर गर्दन झुकाए बस रो रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। हीर धीरे धीरे वापस जाने लगी। तभी उसके कान में एक और आदमी की आवाज आई, अंडरस्को, अब रोकर सती सावित्री मत बनो, तुम्हारा असली चेहरा तो स्क्रीन पर आ ही गया है। नैना कपूर ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर जीत की एक मुस्कान थी। नैना कपूर भी समझ गई थी कि उसे कोई टक्कर दे सकता है तो बस हिना बाजवा, और आज उसने हिना बाजवा को सबके सामने इतना बेइज्जत कर दिया कि हिना बाजवा अगली बार कैटवॉक करने आएगी ही नहीं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी असली टक्कर हीर से नहीं बल्कि शिवाय से है। शिवाय तो नैना कपूर को खा जाता और डकार भी नहीं लेता। हीर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसने अपनी बाजू पर किसी की पकड़ महसूस की। वो कोई और नहीं शिवाय था, जो थोड़ी देर पहले ही स्टेज पर आया था। शिवाय ने हीर को देखा और हीर ने शिवाय को। हीर ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, अंडरस्को, आपकी इंसल्ट इस स्टेज पर हुई है तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी स्टेज पर ही देना होगा। चुप रहोगी तो ये दुनिया सिर पर नाचेगी। हीर कुछ नहीं बोली। हीर के अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस था वो जीरो हो गया। शिवाय ने हीर की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर स्टेज के बीचों बीच लेकर आया। फिर उसने एक माइक लिया और ऑडियंस को देखकर बोला, अंडरस्को, जिसको भी हिना बाजवा के बारे में पूछना है वो पूछ सकता है, मैं उसे जवाब दूंगा। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को, अब तो आपकी कंपनी हिना बाजवा को ही जिताएगी, क्योंकि ये लड़की आपके चाचू की फिजिकल नीड जो कंप्लीट करती है। शिवाय ने उस आदमी को घूर कर देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, ये लड़की मतलब? ये लड़की नहीं है, मेरी चाची है। ये सुनते ही पूरे ऑडियंस एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वही नैना कपूर की आंखें तो हैरानी से फैल गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि हिना बाजवा की शादी हर्षवर्धन से हो चुकी है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक सेकंड पहले नैना कपूर का चेहरा खुश था और अगले ही पल शिवाय ने उसके चेहरे पर टेंशन ला दी थी। शिवाय ने सारे ऑडियंस की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, किसी को कुछ और पूछना है? ये जो पीछे क्लिप चली है, ये मेरे चाचू और चाची की पर्सनल मोमेंट की क्लिप है और इसमें मेरे चाचू चाची कुछ नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं जो आप सब अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? तभी ऑडियंस में से एक लड़की खड़ी हुई और बोली, अंडरस्को, सर ये तो चीटिंग हुई। आप तो फिर अपनी चाची को ही जीताओगे, तो फिर बाकी मॉडल का क्या होगा? शिवान ने उस लड़की की तरफ देखा और एक आईब्रो उचका कर कहा, अंडरस्को, तो आप आकर कैटवॉक कर लीजिए, आपको जितवा देते हैं। ये तो ऑडियंस डिसाइड कर चुकी है।
कि यहाँ कैसे जीता जाता है। आप मेरी फिजिकल नीड कंप्लीट कर दीजिए और मैं आपको जितवा दूंगा। वो लड़की जो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई थी, वो चुपचाप बैठ गई थी। शिवाय ने फिर से पूछा, अंडरस्को, किसी को कुछ और पूछना है? शिवाय ने जब से उस लड़की को जवाब दिया था, तब से कोई कुछ नहीं पूछना चाहता था। फिर भी एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, ये क्या बात हुई? आप अपनी चाची को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट दिलाएंगे, उसके बाद उसे जीतवा देंगे और शायद यही रीजन है कि आपने प्राइस मनी का अमाउंट इतना बड़ा रखा है, ताकि आपकी चाची जीत जाए। शिवाय बोला, अंडरस्को, एक कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सुनते ही वह आदमी भी बैठ गया। शिवाय ने फिर से तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, आप जैसे लोगों को क्या समझ में आएगा? आप लोग तो आए यहाँ बकवास करने ही हैं। वैसे कोई यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि मैं किसी को सफाई नहीं देता। फिर भी बात मेरी चाची पर आई है, तो बता देता हूँ, अगर चाची को जितवाना होता तो इतना बड़ा आडंबर नहीं करते। चाची के नाम पर सीधा सीधा एक बिजनेस खोलते, लेकिन मेरी चाची बिना किसी सपोर्ट के अपना नाम बनाना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ है। लेकिन आप जैसे बेवकूफ़ लोगों ये समझ में नहीं आएगा। खैर छोड़ो, बहुत क्लिप देख ली, अब कुछ क्लिप मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। वो क्लिप बंद हो गई थी, अब दूसरी स्लिप चली, जिसमें हीर और हर्षवर्धन की शादी हो रही थी। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। कितने दिनों बाद हीर ने अपनी शादी की वीडियो देखी थी, उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर हर्षवर्धन को गले लगा ले और जी भर कर रोए। मन तो हर्षवर्धन का भी था कि वो अपनी हीर को संभाल ले, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो दोनों ही कुछ कर नहीं सकते थे। वो क्लिप खत्म हो गई तो शिवाय ने फिर से ऑडियंस को देखकर कहा, अंडरस्को, अब यकीन आया कि ये मेरी सगी चाची है। एक और बात, अगर आप लोगों ने ध्यान से यहाँ बैठकर कॉन्टेस्ट देखा होगा तो मेरे चाचू ने सबसे ज्यादा कम मार्क्स मेरी चाची को दिए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी चाची एक अच्छी मॉडल नहीं बन सकती। अब आप लोग बताइए, क्या मेरी चाची एक अच्छी मॉडल नहीं बन सकती? वही ऑडियंस जो थोड़ी देर पहले हीर को नेगेटिव कमेंट कर रही थी, उन्हीं के बीच में से पॉजिटिव कमेंट आने लगे। एक लड़की ने कहा, अंडरस्को, क्यों नहीं बन सकती? लड़कों को तो यही लगता है कि लड़कियां उनसे आगे नहीं जा सकती, लेकिन इन्होंने तो प्रूफ कर दिया कि ये एक अच्छी मॉडल बन सकती है। एक दूसरी लड़की खड़ी हुई और बोली, अंडरस्को, पतियों का तो काम ही ऐसा होता है, वो पत्नी को अपने से कमजोर समझते हैं और अगर पत्नी अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है तो दुनिया वाले उसे कुछ करने नहीं देते। ये सुनकर हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने हर्षवर्धन को देखा, हर्षवर्धन ने पलकें झपका दी और फिर शिवाय को देखा। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान हीर को पास की। एक लड़की खड़ी हुई और बोली, अंडरस्को, मैम आप बिल्कुल ठीक कर रही है, करते रहिए, आप ही ये कंपटीशन जीतेगी। हम सारी लड़कियों का वोट आपको ही जाएगा। आप सच में अपने पति को एक मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं, आप कर सकती हैं। इतना कहकर सब हिना बाजवा को सपोर्ट करने लगे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर का कॉन्फिडेंस जो अभी 10 मिनट पहले गिर गया था वो फिर से उठ गया। शिवाय ने हीर को देखकर कहा, अंडरस्को, चाची अब जाओ, हम सब आपके साथ हैं। हीर मुस्कुराकर वहां से चली गई। शिवाय ने सांझ को देखा और सांझ ने कॉन्टेस्ट खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी। हर्षवर्धन जल्दी से भागता हुआ हीर के कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लड़कियों ने घेर लिया और बोली, अंडरस्को, सर आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बीवी को कम मार्क्स देते हैं, जबकि आपकी बीवी तो 100% डिजर्व करती है। हर्षवर्धन ने हामी गर्दन हिलाकर कहा, अंडरस्को, मैं नेक्स्ट टाइम से ज्यादा मार्क्स दूंगा। हर्षवर्धन थोड़ा और आगे गया तो इतने में दो लड़कियों ने फिर कहा, अंडरस्को, सर इट्स नॉट फेयर, आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें ही कम मार्क्स देकर उनका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। सर प्लीज आप अपनी वाइफ को फुल मार्क्स दीजिए। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को,
जी हाँ, मैं बिल्कुल अपनी वाइफ को पूरे मार्क्स दूंगा। फिलहाल मुझे मेरी वाइफ के पास जाने दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। इतना कहकर हर्षवर्धन जाने लगा तो वहां खड़ी सारी लड़कियां हर्षवर्धन को देखकर खुश हो गई और फिर वो एक दूसरे से बातें करती हुई बोली, अंडस्को, यार कुछ भी कहो मिस्टर रघुवंशी है बहुत अच्छे, देखो अपनी वाइफ को संभालने के लिए गए हैं। एक दूसरी लड़की ने कहा, अंडस्को, हाय काश हमें भी हर्षवर्धन रघुवंशी जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, जो हमें भी इतना ही प्यार करें। हर्षवर्धन सीधा हीर के कमरे में आया तो हीर जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। हर्षवर्धन जल्दी से हीर के पास गया और हीर हर्षवर्धन के गले लगकर और ज्यादा रोने लगी थी और हर्षवर्धन हीर को चुप कराने के लिए उसके बालों को सहला रहा था, लेकिन हीर चुप नहीं हुई। हीर की आंखें सूज गई थी, गाल लाल हो गए थे, गाल पर आंसुओं के निशान बन गए थे, लेकिन हीर का रोना कम नहीं हुआ। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठाया और सोफे पर लेकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने हीर का सिर अपने सीने में छुपा लिया और फिर उसे चुप करवाते हुए बोला, अंडस्को, कुछ नहीं हुआ हीर, तुम इतना क्यों रो रही हो? देखो तुम इतना रोओगी तो तुम्हारे साहब को बुरा लगेगा। क्या करेगा अब शिवाय नैना कपूर का? कौन जीतेगा ये कॉन्टेस्ट? CH320 राजवीर का सरप्राइज। हर्षवर्धन हीर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हीर उसका तो रोना कम ही नहीं हुआ। हर्षवर्धन जितना समझाता, हीर उतना ही रोती। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ हीर पर कसी हुई थी। हर्षवर्धन हीर के बालों को सहला रहा था और मन ही मन कह रहा था, अंडस्को, नैना कपूर तुम्हारा ये आखिरी कॉन्टेस्ट है, जितना कैटवॉक करना है कर लो, उसके बाद तो तुम जिंदगी में कभी कैटवॉक नहीं कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय नैना कपूर के रूम में खड़ा हुआ था। नैना कपूर शिवाय को गुस्से में देख रही थी और शिवाय नैना कपूर को। शिवाय ने हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को, तुमने ठीक नहीं किया नैना कपूर, तुमसे कहा था कि अपनी हद में रहना, फेयर गेम खेलना, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी। एक वीडियो तुमने सबको दिखाई, एक क्लिप मैं सबको दिखाऊंगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। कहकर शिवाय गेट की तरफ जाने लगा तो नैना ने मासूम बनते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय रघुवंशी आप तो मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, भला मैं क्यों हिना बाजवा और तुम्हारे चाचू के बीच के रिलेशन को दुनिया के सामने लाऊंगी, मुझे इससे क्या फायदा होगा? वैसे भी मुझसे कोई जीतना आसान तो नहीं, मैं तो पहले ही इस ट्रॉफी की इकलौती हकदार हूँ, तो मैं ऐसी ओछी हरकत करके अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिराऊंगी। शिवाय जो कि चल रहा था वह रुक गया। उसने पलटकर नैना कपूर को देखा और मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, इसे कहते हैं सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नैना कपूर हैरानी से शिवाय को देखने लगी तो शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, तुम्हारी जैसी बिल्ली ये बात नहीं समझेगी और मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं, लेकिन ये मत समझना कि तुम कुछ करती हो तो मुझे पता नहीं चलता, तुम्हारा कहा हुआ एक एक शब्द मेरे कानों में डायरेक्ट आता है, बस अब तुम अगले राउंड का इंतजार करो। शिवाय वहां से चला गया और नैना कपूर तंज भरी मुस्कान से खुद से बोली, अंडस्को, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शिवाय, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना तुम्हारा चाचा मेरा कुछ बिगड़ा सकता, ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे चाचू को तो मैंने कितना बेवकूफ़ बनाया है और वो तो इतनी शरीफ है कि बेवकूफ़ बन भी गया और आज भी मैंने उनकी इज्जत सबके सामने नीलाम कर दी। दूसरी तरफ सांझ शौर्य को ढूंढते हुए उसके केबिन में गई। शौर्य अपना काम कर रहा था। सांझ ने जैसे ही केबिन का गेट खोला, शौर्य ने नज़र उठाकर सांझ को देखा और सांझ को ही देखता रहा। शौर्य की नज़र सांझ पर ही टिक गई। शौर्य को सांझ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। शौर्य को तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती थी कि जिस लड़की का वो इतना इंतजार कर रहा है, वो लड़की भी उसे उतना ही प्यार करती है। शौर्य बहुत प्यार से सांझ को देख रहा था और तभी सांझ गुस्से में आगे आई और उसने शौर्य के सामने चुटकी बजाकर कहा, अंडस्को, तो मिस्टर नमक तुम्हारी स्वीटी दिखाई नहीं दे रही। सॉरी, तुम्हारी वो चाशनी
क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया या तुम्हें छोड़कर चली गई या उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई? शौर्य अपने सेंस में वापस आया और उसने सांझ की कलाई पकड़ ली। सांझ को अपने शरीर में एक सनसनाहट सी महसूस हुई। सांझ अपनी कलाई को घुमाने लगी ताकि शौर्य छोड़ दे, लेकिन शौर्य ने कलाई नहीं छोड़ी। इनफैक्ट बहुत इनोसेंट बनता हुआ बोला, अंडरस्को, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी स्वीटी से इतनी जलन क्यों है? सांझ ने अपना हाथ में झटका मारा और शौर्य ने सांझ का हाथ छोड़ दिया। सांझ बोली, अंडरस्को, मुझे क्यों जलन होगी? इनफैक्ट अच्छी बात है, तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया। शौर्य सांझ के आंखों में देखता हुआ बोला, अंडरस्को, हाँ इंतजार तो बहुत किया मैंने उसका। सांझ शौर्य की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी और वो भी शौर्य की आंखों में ही देख रही थी। शौर्य भी कुछ देर के लिए सांझ की आंखों में ही खो गया। तभी शौर्य के केबिन का गेट खुला। सामने स्वीटी खड़ी थी। स्वीटी को देखकर शौर्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल उसे रिएक्ट नहीं करना था क्योंकि उसे अभी सांझ की थोड़ी और खिंचाई करनी थी। शौर्य ने भी सोच लिया था कि कॉन्टेस्ट के आखिरी दिन वो सांझ को प्रपोज कर देगा। सांझ ने भी स्वीटी को देखा तो उसका मुंह रोने वाला हो गया। जब जब सांझ शौर्य और स्वीटी को साथ में देखती थी, उसका दिल बहुत दुखता था। बेचारी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। सांझ ने एक नज़र शौर्य को देखा और बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही शौर्य स्वीटी पर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें मना किया था ना कि वक्त बेवक्त मेरे केबिन में मत आया करो, क्यों आई हो? स्वीटी बड़े एटीट्यूड के साथ आकर शौर्य के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। शौर्य का गुस्सा दुगना हो गया, लेकिन स्वीटी लड़की थी, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। वही स्वीटी अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बड़े स्टाइल में बोली, अंडरस्को, वो क्या है ना मिस्टर शौर्य राजपूत, आपके केबिन में आने का मन मेरा भी नहीं होता, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। शौर्य ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, तुम मेरी जिंदगी में आई कब थी, जो मेरी जिंदगी से चली जाओगी? इतना कहकर शौर्य ने ड्रॉर में से पैसे निकाले और स्वीटी के सामने रख दिए। शौर्य बोला, अंडरस्को, अब इन्हें उठाओ और निकलो, पलटकर मत देखना। स्वीटी ने वो पैसे उठाए और बड़ी ही नजाकत के साथ बोली, अंडरस्को, मिस्टर राजपूत, कभी दोबारा जरूरत होगी तो याद करना, स्वीटी पैसों से बहुत प्यार करती है। इतना कहकर स्वीटी वहां से चली गई। शौर्य ने नामे गर्दन हिलाकर खुद से कहा, अंडरस्को, मुझे भी सारी दुनिया छोड़कर यही हायर करनी थी, इडियट कहीं की। अच्छा हुआ चली गई, वरना पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर देता। दूसरी तरफ राजवीर अपने केबिन में काम कर रहा था। राजवीर को एक कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने खुद से कहा, अंडरस्को, रूही, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। राजवीर अपने केबिन से निकलकर रूही के केबिन की तरफ चला गया। रूही काम कर रही थी। रूही अपने काम में बहुत ही डेडिकेट थी। रूही ने आंख उठाकर देखा ही नहीं कि राजवीर कब से उसके केबिन में खड़ा हुआ है। राजवीर ने अपने दोनों हाथ रूही की टेबल पर रखे और हल्का सा रूही के ऊपर झुक गया। रूही का ध्यान अब जाकर राजवीर पर गया। रूही ने नज़र उठाकर देखा तो राजवीर रूही के काफी करीब था। रूही बोली, अंडरस्को, क्या बात है मिस्टर प्रियतम, आज बीवी पर बड़ा प्यार आ रहा है। राजवीर थोड़ा सा और आगे आया और उसने अपना गाल रूही के गाल से टच करके कहा, अंडरस्को, प्यार तो हमेशा ही आता है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा आ रहा है। रूही ने राजवीर के दोनों कॉलर पकड़ लिए और थोड़ा गुस्से में बोले, अंडरस्को, राजवीर कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ समझते नहीं हो, समझते सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मुझे परेशान करते हो। इतना कहकर रूही ने राजवीर के कॉलर छोड़ दिया। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, रूही तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? मैं तो तुम्हें एक बात बताने आया था। रूही मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, हाँ बताइए प्रीतम, क्या बात बताने आए थे? राजवीर ने कहा, अंडरस्को, मैं रिजॉर्ट व्हाइट हेवन जा रहा हूँ,
मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, ऑफिस खत्म होने के बाद तुम भी आ जाना। रूही की आंखों में चमक आ गई। रूही राजवीर को ही देखती रही और फिर उसने हल्का सा शर्माते हुए कहा, अंडस्को, क्या प्लान है? राजवीर भी थोड़ा सा रूही की तरह झुक गया और उसने रूही की नाक पर किस करते हुए कहा, अंडस्को, वो तो तुम्हें वही पता चलेगा, ऑफिस खत्म होने के बाद आ जाना और अगर नहीं आओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। उसके जाते ही रूही खुशी के मारे उछल गई। इतना तो रूही भी समझ रही थी कि राजवीर ने उसके लिए कुछ स्पेशल ही प्लान किया होगा। रूही ने टाइम देखा, उस वक्त 3 o'clock बज रहे थे। रूही को 5 o'clock बजे निकलना था, लेकिन रूही उसका तो आज वक्त ही कट नहीं रहा था। रूही को लग रहा था जैसे उसकी घड़ी बंद हो गई हो। रूही से वो 2 घंटे बहुत मुश्किल से कटे, लेकिन आज उसने जैसे तैसे वो घंटे काट ही लिए। 5 o'clock बजते ही रूही ने अपना लैपटॉप फाइल वाइल सब कुछ बंद किया और तेज कदमों से अपने केबिन से निकल गई। रूही जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होती हुई जा रही थी और तभी उसकी टक्कर हर्षवर्धन से हो गई। हर्षवर्धन ने रूही को देखा तो रूही ने दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए कहा, अंडस्को, माफ कर दो चाचू, थोड़ा जल्दी में हूँ। इतना कहकर रूही ने हर्षवर्धन की बात भी नहीं सुनी और जल्दी जल्दी रघुवंशी इंडस्ट्रीज से बाहर चली गई। रूही के पैर तो आज जमीन पर टिक नहीं रहे थे। रूही समझ रही थी कि आज उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। रूही रघुवंशी इंडस्ट्रीज के गेट के पास खड़ी थी और तभी एक गाड़ी वहां आई। रूही उस गाड़ी में बैठ गई और वो गाड़ी रूही को लेकर चली गई। करीब 45 मिनट बाद वो गाड़ी व्हाइट हेवन रिजॉर्ट में जाकर रुकी। रूही गाड़ी से उतरी और रिजॉर्ट को देखा। वो रिजॉर्ट काफी बड़ा था। उस रिजॉर्ट के अंदर छोटे छोटे घर बने हुए थे जो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर थे। उस रिजॉर्ट में एक घर जिस पर डेकोरेशन हो रही थी। रूही ने उस रिजॉर्ट को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, अंडस्को, मेम सर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चली जाइए। रूही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। रूही ने हमें गर्दन हिला दी और उस छोटे से बने हुए घर की तरफ जाने लगे। रूही जैसे जैसे घर की तरफ जा रही थी, रूही की दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। ऐसा तो नहीं था कि वो राजवीर के करीब नहीं जाना चाहती थी। वैसे तो राजवीर के पास ही सोती थी, लेकिन आज बात अलग थी। रूही जानती थी आज उसकी राजवीर की दूरी खत्म हो जाएगी और वही सब सोच सोच कर रूही की हार्टबीट लगभग फेल हो गई थी। रूही जैसे तैसे उस रिजॉर्ट के अंदर गई। रूही ने उस छोटे से घर का गेट खोला और राजवीर को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर तुम कहाँ हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रूही अंदर आ गई। रूही ने देखा वो घर बहुत सुंदर था। वो घर पूरा लकड़ी का बना हुआ था, दिखने में बहुत सुंदर। उसमें एक छोटा सा हॉल, एक बेडरूम भी था। वो पूरा डेकोरेट किया हुआ था। पूरे घर में रेड और वाइट फूलों से डेकोरेशन थी। सामने वॉल पर लिखा हुआ था, आई लव यू रूही। ये पढ़ते ही रूही की चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तभी उसकी नज़र वहां रखे एक मेज पर गई जहां एक पैकेट रखा हुआ था और एक छोटा सा लेटर। रूही वो पैकेट देखकर समझ गई कि राजवीर ने उस पैकेट को उसी के लिए रखा है। रूही ने उस मेज पर रखा लेटर को उठाया तो उस लेटर में लिखा था, अंडस्को, रूही, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया, लेकिन बस अब और नहीं। जल्दी से ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, फिर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। रूही ने वो ड्रेस देखी तो वो एक वाइन कलर की सिल्क की साड़ी थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रूही ने वो साड़ी ली और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रूही तैयार होकर बाहर आई। रूही के हल्के गीले बाल और ऊपर से वाइन कलर की साड़ी, रूही की खूबसूरती उसमें निखर रही थी। रूही ने खुद को मिरर में देखा और खुद ही शर्मा गई। इस वक्त रूही बहुत ज्यादा खुश थी, बस उसे राजवीर के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद उस कमरे का गेट खुला। रूही ने नज़र उठाकर कमरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां राजवीर नहीं बल्कि अभय खड़ा हुआ था।
अभय को देखकर रूही की आंखों में गुस्सा उतर आया। रूही दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय ने गेट बंद कर दिया और रूही की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को, क्या कर रहा हूँ मतलब? ये सब मैंने ही तो किया है तुम्हारे लिए, बड़ी एहसान फरामोश हो। रूही, मेरी लाई हुई साड़ी पहन रही हो, मेरे कमरे में खड़ी हो और मुझसे ही कह रही हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या करने आया हूँ, या तुम मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? रूही ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांगा और अभय को उंगली दिखाकर बोली, अंडस्को, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें एक बार पीट चुकी हूँ, दोबारा पीटने में वक्त नहीं लगाऊंगी।